सुन लो यूपीएससी चैनल पर आपका स्वागत है। आज तारीख है 23 नवंबर 2025, 23 नवंबर 2025। आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे विश्लेषण के लिए जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में फ़र्क डालेगा। यह है आपका डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आज की सबसे बड़ी सियासी और संवैधानिक बहस से शुरू करते हैं। केंद्र सरकार एक बिल लाने की तैयारी में है जिससे चंडीगढ़ का पूरा स्टेटस ही बदल सकता है। और इस खबर के आते ही पंजाब में एक तरह से सियासी भूचाल आ गया है। ऊपर से देखने में ये एक छोटा प्रशासनिक बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। आखिर ये पूरा मामला है क्या? ये मामला द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2025 मतलब 131st अमेंडमेंट बिल 2025 से जुड़ा है। और इस सियासी भूचाल को समझने के लिए हमें संविधान के दो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को समझना होगा। आर्टिकल 239 यानी 239 और आर्टिकल 240 इन दोनों आर्टिकल्स के बीच का जो फर्क है वही इस पूरे विवाद की जड़ है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। आर्टिकल 239 और आर्टिकल 240। सबसे पहले ये बताइए, अभी चंडीगढ़ की संवैधानिक स्थिति क्या है आर्टिकल 239 के तहत? बिल्कुल, देखिए अभी चंडीगढ़ दिल्ली की तरह आर्टिकल 239 के अंडर आता है। ये आर्टिकल यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए एक तरह का आप कह सकते हैं डिफॉल्ट प्रोविजन है। ये कहता है कि हर यूनियन टेरिटरी को राष्ट्रपति एक एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक के जरिए चलाएंगे। अच्छा। पर यहाँ एक बहुत अहम परंपरा है। ये कानून नहीं है पर कानून से कम भी नहीं मानी जाती। 1 जून 1984 से ये परंपरा चली आ रही है कि पंजाब के गवर्नर ही चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर का पद भी संभालते हैं। अच्छा, तो ये कन्वेंशन है, कोई लिखित कानून नहीं। तो इस परंपरा का महत्व क्या है? क्यों इतनी जरूरी है ये? इसका बहुत बड़ा सांकेतिक और भावनात्मक महत्व है। ये परंपरा चंडीगढ़ पर पंजाब के ऐतिहासिक दावे को एक तरह से जिंदा रखती है। जब तक पंजाब का गवर्नर ही चंडीगढ़ का प्रशासक है, तब तक पंजाब का शहर से एक सीधा लिंक बना रहता है। ये एक धागा है जो चंडीगढ़ को पंजाब से जोड़ता है, और ये नया बिल इसी धागे को कैंची से काटने की तैयारी कर रहा है। तो ये नया 131 संशोधन बिल इस व्यवस्था को कैसे बदलना चाहता है? ये कौन सी कैंची चला रहा है? ये बिल चंडीगढ़ को आर्टिकल 239 के सामान्य दर्जे से निकालकर आर्टिकल 240 की एक स्पेशल लिस्ट में डालना चाहता है। अच्छा। पूरी तरह बदल देता है। इसे ऐसे समझिए कि आर्टिकल 239 एक जनरल वार्ड है, तो आर्टिकल 240 एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव आईसीयू है। एडमिनिस्ट्रेटिव आईसीयू? हाँ, जहाँ सारा कंट्रोल सीधे केंद्र के हाथ में होता है। ये अच्छी एनालॉजी है। तो इस आईसीयू यानी आर्टिकल 240 की लिस्ट में अभी कौन-कौन से यूटीज हैं और वहाँ क्या खास होता है? ये प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है, इसे याद रखना चाहिए। आर्टिकल 240 की लिस्ट में अभी है ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप, सी दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, और ई पुदुचेरी। ओके। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली और चंडीगढ़ ये दोनों अभी इस लिस्ट में नहीं हैं। इस लिस्ट में आने का मतलब है कि राष्ट्रपति को उस यूटी के लिए शांति, प्रगति और सुशासन मतलब पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए सीधे नियम यानी रेगुलेशंस बनाने की शक्ति मिल जाती है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। राष्ट्रपति के नियम बनाने की शक्ति, ये तो सामान्य लगता है। इसमें इतना बड़ा बदलाव क्या है? बदलाव बहुत बड़ा है। ये नियम संसद के कानून के बराबर होते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए ये नियम उस यूटी के लिए बनाए गए संसद के किसी भी मौजूदा कानून को बदल सकते हैं या रद्द भी कर सकते हैं। क्या कह रही हैं? मतलब केंद्र की एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी कार्यपालिका सीधे सीधे लेजिस्लेचर यानी संसद की शक्तियों को उस यूटी के लिए ओवरराइड कर सकती है। संक्षेप में कहें तो चंडीगढ़ पर केंद्र का पूरा बिना किसी रोक-टोक के सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। ओह, तो इसका मतलब है कि चंडीगढ़ से जुड़े मामलों पर कानून बनाने के लिए संसद में बहस की जरूरत भी नहीं होगी। केंद्र सरकार राष्ट्रपति के जरिए सीधे नियम लागू कर सकती है। अब समझ आया कि पंजाब में इतना गुस्सा क्यों है। उनके विरोध के पीछे और क्या मुख्य कारण है? देखिए, पंजाब का विरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये ऐतिहासिक भी है और भावनात्मक भी। सबसे पहले ऐतिहासिक संदर्भ देखिए।
1966 में जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो चंडीगढ़ को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। हाँ, ये तो है। तब केंद्र ने इसे दोनों की जॉइंट कैपिटल और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, लेकिन इसे हमेशा एक अस्थायी, एक टेम्पररी व्यवस्था माना गया था। एक वादा था कि ये शहर अंत में पंजाब को मिलेगा। और इसमें राजीव लोंगोवाल समझौते का भी जिक्र आता है ना? बिल्कुल। 1985 का राजीव लोंगोवाल समझौता पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा भावनात्मक मुद्दा है। इस समझौते में साफ साफ वादा किया गया था कि चंडीगढ़ को पंजाब को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कभी पूरा नहीं हुआ। वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। पंजाब के लोग इसे एक अधूरे वादे की तरह देखते हैं और अब ये बिल उस पुराने जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्हें लग रहा है कि चंडीगढ़ को पंजाब को देना तो दूर, अब उसे पूरी तरह से छीना जा रहा है। और राजनीतिक दलों को क्या डर है? क्या ये सिर्फ वोटों की राजनीति है या कुछ और भी है? इसे सिर्फ वोटों की राजनीति कहना ठीक नहीं होगा। पंजाब की सभी पार्टियां, चाहे वो ऐप हो, कांग्रेस हो या अकाली दल, इसे पंजाब के संघीय अधिकारों पर सीधा हमला मान रही हैं। उन्हें डर है कि इस बिल के पास होने के बाद केंद्र सबसे पहला काम ये करेगा कि पंजाब के गवर्नर को चंडीगढ़ के प्रशासक पद से हटा देगा। अच्छा। उनकी जगह एक अलग स्वतंत्र लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाएगा, जो सीधे दिल्ली को रिपोर्ट करेगा। इससे चंडीगढ़ से पंजाब का जो आखिरी सांकेतिक लिंक है वो भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान इसी डर को दिखाता है, जब उन्होंने कहा यह उन पंजाबी गांव की जमीन पर बसे शहर को छीनने की साजिश है। ठीक है, ये तो पंजाब का पक्ष हुआ, पर हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। केंद्र सरकार ये बदलाव क्यों लाना चाहती है? उनके संभावित तर्क क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, हमें दोनों पक्ष समझने होंगे। हालांकि बिल अभी संसद में पेश नहीं हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र कुछ तर्क दे सकता है। पहला, शासन में एकरूपता, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी लाना, यानी चंडीगढ़ को दूसरे बिना विधानसभा वाले यूटीज जैसे अंडमान के बराबर लाना। ठीक है। दूसरा तर्क हो सकता है विकास का। केंद्र कह सकता है कि शहर के विकास पर फोकस करने के लिए एक डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटर, एक समर्पित प्रशासक जरूरी है, जो सिर्फ चंडीगढ़ के मामलों को देखे, ना कि पंजाब का गवर्नर जो पहले से ही एक पूरे राज्य का बोझ संभाल रहा है। सही बात। और तीसरा, चंडीगढ़ की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, उसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए उस पर सीधा केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करना, क्योंकि ये दो राज्यों की राजधानी है और एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य के पास है। तो एक तरफ केंद्र राज्य के बीच अधिकारों की एक खींचतान दिल्ली में चल रही है, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र की सबसे छोटी और सबसे जरूरी कड़ी यानी बूथ लेवल ऑफिसर जमीन पर एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा है। पश्चिम बंगाल से एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर है। जी, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO रिंकू तरफदार की मृत्यु ने चुनाव प्रक्रिया के एक बहुत ही स्याह, एक डार्क साइड को उजागर किया है। हाँ। ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये काम के दबाव से जुड़ी 5वीं मौत है और इसने चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच एक बड़े टकराव को जन्म दिया है। ये बहुत गंभीर बात है। ये संकट आखिर है क्या? BLOs इतना ज्यादा दबाव क्यों महसूस कर रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI अभी पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR करवा रहा है। जी। ये एक रूटीन प्रक्रिया है जिसका मकसद है वोटर लिस्ट को शुद्ध करना, यानी जो वोटर्स मर चुके हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या जिनके नाम डुप्लीकेट है उन्हें हटाना। ये तो जरूरी काम है। बहुत जरूरी काम है और ये काम जमीनी स्तर पर BLOs करते हैं, जो ज्यादातर स्कूल टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर या छोटे सरकारी कर्मचारी होते हैं। इनकी नियुक्ति रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 13B के तहत की जाती है। तो अगर ये एक रूटीन प्रक्रिया है तो इस बार इतना संकट क्यों खड़ा हो गया? समस्या कहाँ है, काम में या काम करने के तरीके में? समस्या काम करने के तरीके और उस पर बने दबाव में है। काम का बोझ हमेशा से ज्यादा रहा है, लेकिन इस बार ECI ने डिजिटल रिपोर्टिंग एप्स को अनिवार्य कर दिया है। अच्छा, टेक्नोलॉजी का एंगल है। जी। अब जमीनी हकीकत ये है कि इन कर्मचारियों को न तो इन एप्स को चलाने के लिए सही ट्रेनिंग दी गई और न ही जरूरी हार्डवेयर जैसे स्मार्टफोन या अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। ऊपर से उन्हें रोजाना का टारगेट दिया जा रहा है कि इतने फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने ही हैं। ओह,
रिंकू तरफदार ने अपने सुसाइड नोट में कथित तौर पर इसी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के दबाव और ना कर पाने पर प्रशासनिक कार्रवाई के डर का जिक्र किया था। इसमें एक फेडरल टेंशन यानी संघीय तनाव का एंगल भी साफ दिख रहा है। ईसीआई केंद्रीय संस्था है और कर्मचारी राज्य सरकार के हैं। ये टकराव कैसे काम करता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस मामले का संवैधानिक और प्रशासनिक पहलू है। ईसीआई एक केंद्रीय संवैधानिक संस्था है, लेकिन उसके पास अपना स्टाफ नहीं है। अच्छा। अपना काम करने के लिए वो राज्य सरकार के कर्मचारियों पर निर्भर है। संविधान का आर्टिकल 324(6) आर्टिकल 324 क्लॉज 6 ये कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल चुनाव आयोग के अनुरोध पर उसे जरूरी स्टाफ उपलब्ध कराएंगे। मतलब राज्य सरकार मदद करने के लिए बाध्य है? हाँ, बाध्य है, लेकिन साथ ही राज्य सरकार की अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति भी तो जिम्मेदारी है। जब ईसीआई की मांगें और डेडलाइन राज्य के कर्मचारियों की क्षमता से बाहर हो जाती हैं, तो एक संघीय तनाव पैदा होता है। राज्य सरकार धर्म संकट में पड़ जाती है। और अगर हम इस पूरे मामले को जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स के नजरिए से देखें, तो कौन से नैतिक सवाल उठते हैं? एथिक्स के लिहाज से ये ड्यूटी वर्सेस कैपेसिटी, कर्तव्य बनाम क्षमता का एक क्लासिक मामला है। लोक सेवकों से कर्तव्य निष्ठा की उम्मीद की जाती है, लेकिन क्या ये उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की कीमत पर होनी चाहिए? दूसरा, जो टारगेट कल्चर बन गया है, जहां अधिकारियों पर नाम हटाने का एक कोटा पूरा करने का दबाव होता है, वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक कैसे? ये सिर्फ कर्मचारियों को नहीं तोड़ रहा, बल्कि ये लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। क्या गारंटी है कि टारगेट पूरा करने के चक्कर में असली और योग्य वोटर्स के नाम भी लिस्ट से न हटा दिए जाएं? ये एरर ऑफ एक्सक्लूजन का एक गंभीर खतरा पैदा करता है, जो लोकतंत्र की जड़ों पर हमला है। यहाँ साधन और साध्य दोनों पर सवाल खड़ा होता है। और लोकतंत्र की बात हो रही है तो न्यायपालिका के बिना ये अधूरी है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी न्यायपालिका खुद एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है, लंबित मामलों का संकट। बिल्कुल। सीजेआई नामित यानी जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, जस्टिस सूर्यकांत ने पद संभालने से पहले ही अपनी सबसे बड़ी चुनौती और अपनी प्राथमिकता दोनों को साफ कर दिया है। और वो चुनौती है सुप्रीम कोर्ट में 90,000 से ज्यादा लंबित मामले। 90,000? जी, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये न्याय के इंतजार में बैठे हजारों लोगों की कहानी है, जिनकी जिंदगी, आजादी और अधिकार दांव पर लगे। 90,000 मामले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में? हाँ। ये तो एक पहाड़ जैसा लगता है। लेकिन इसका असर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक सीमित नहीं रहता होगा, है ना? इसका असर पूरे जुडिशियल सिस्टम पर कैसे पड़ता है? इसका एक बहुत खतरनाक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, या कहें कि एक जुडिशियल जैम लग जाता है। जस्टिस सूर्यकांत ने इसी पर जोर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला सालों तक लंबित रहता है या किसी महत्वपूर्ण कानूनी सवाल, जिसे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं, पर फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है, तो नीचे की अदालतें भी रुक जाती हैं। बिल्कुल, उससे जुड़े हजारों मामले हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी रुक जाते हैं। वो आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार होता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट का एक केस नीचे की अदालतों के हजारों केसों को बंधक बना लेता है। पूरा सिस्टम ठप पड़ जाता है। तो इस जुडिशियल जैम से निपटने के लिए जस्टिस सूर्यकांत का रोड मैप क्या है? उनका विजन क्या कहता है? उनका विजन बहुत प्रैक्टिकल और सधा हुआ रखता है। वो 3 स्तरों पर काम करना चाहते हैं। पहला, जड़ पर प्रहार। जड़ पर प्रहार? हाँ, यानी उन मामलों को प्राथमिकता देना जिनमें कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न, सब्सटैंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ शामिल हैं, क्योंकि ऐसे एक मामले का निपटारा करने से उससे जुड़े सैकड़ों या हजारों मामले अपने आप खत्म हो सकते हैं। ये वन शॉट मैनी किल्स वाली अप्रोच है। और दूसरा और तीसरा स्तर क्या है? दूसरा, बड़ी संवैधानिक बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाना, 9 जज और 7 जज की बेंचेस बनाकर उन कानूनी अस्पष्टताओं को हमेशा के लिए खत्म करना जिनकी वजह से बार बार एक ही जैसे मुद्दे पर मुकदमेबाजी होती है, जैसे कि आरक्षण या धर्म से जुड़े मुद्दे। बिल्कुल, एक बार बड़ी बेंच ने फैसला दे दिया तो वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है व्यर्थ की याचिकाओं को रोकना। लोगों की जो प्रवृत्ति हो गई है कि वो हर मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, उसे हतोत्साहित करना। सुप्रीम कोर्ट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए रखना, न कि एक रेगुलर कोर्ट ऑफ अपील। उनका मकसद साफ है,
सुप्रीम कोर्ट को जंगल की आग बुझाने पर फोकस करना चाहिए, न कि हर छोटी मोटी चिंगारी पर। चलिए पॉलिटी और गवर्नेंस से अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भारत के लेबर मार्केट में आज़ादी के बाद का शायद सबसे बड़ा बदलाव लागू हो गया है। ये 4 लेबर कोड्स क्या हैं और इन्हें लेकर इतना विवाद क्यों है कि एक पक्ष इसे ऐतिहासिक सुधार बता रहा है और दूसरा एंटी वॉर का? 21 नवंबर 2025, 21 नवंबर 2025 एक ऐतिहासिक तारीख बन गई है। इस दिन सरकार ने 29 पुराने, जटिल और कई बार एक दूसरे से विरोधाभासी श्रम कानूनों को खत्म करके उनकी जगह 4 सरल कोड्स लागू कर दिए। 29 कानूनों की जगह सिर्फ 4? जी, ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव है। इसे समझने के लिए हमें एक एक कोड को बारीकी से देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले द कोड ऑन वेजेस 2019, इसमें क्या खास है? इसकी सबसे बड़ी और आप कह सकते हैं क्रांतिकारी बात है यूनिवर्सल मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल मिनिमम वेज? हाँ, अब तक न्यूनतम मजदूरी का कानून सिर्फ कुछ चुनिंदा शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स पर ही लागू होता था, जिससे एक बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसके दायरे से बाहर था। अब ये हर सेक्टर पर लागू होगा, चाहे वो संगठित हो या असंगठित। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है फ्लोर वेज की। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक फ्लोर वेज तय करेगी और कोई भी राज्य सरकार उससे कम न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर पाएगी। अच्छा, तो ये राज्यों के बीच रेस टू द बॉटम को रोकेगा, जहां राज्य निवेश खींचने के लिए मजदूरी कम रखते हैं। बिल्कुल सही। ये तो मजदूरों के हक में लगता है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे विवादास्पद कोड पर, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस या IR कोड 2020। इसके वो कौन से प्रावधान हैं जिन पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है? जी, सबसे ज्यादा बहस इसी पर है। इसमें 3 बड़े बदलाव हैं जो इंडस्ट्री के काम करने का तरीका बदल देंगे। पहला है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, FTE को कानूनी मान्यता देना। इसका क्या मतलब है? अब कंपनियां किसी को भी एक निश्चित अवधि, मान लीजिए 1 साल या 2 साल के लिए काम पर रख सकती हैं। उन्हें परमानेंट कर्मचारियों वाले सारे वैधानिक लाभ जैसे प्रोरेटा ग्रेच्युटी और PF तो मिलेंगे, लेकिन नौकरी की सुरक्षा नहीं होगी। बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही उनकी नौकरी भी खत्म। और दूसरा बड़ा बदलाव, जिसे ट्रेड यूनियनें हायर एंड फायर नीति कह रही हैं, यही सबसे विवादास्पद है। ये छटनी यानी रिट्रेंचमेंट और बंदी यानी क्लोजर के नियम से जुड़ा है। पहले के कानून में जिन कंपनियों में 100 से ज्यादा कर्मचारी होते थे, उन्हें किसी कर्मचारी को निकालने या कंपनी बंद करने के लिए सरकार की इजाजत लेनी पड़ती थी, जो बहुत मुश्किल से मिलती थी। और अब इस सीमा को बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दिया गया है। 100 से सीधा 300? जी, इसका मतलब है कि देश की ज्यादातर कंपनियां अब बिना सरकारी इजाजत के कर्मचारियों की छटनी कर सकेंगी। सरकार का तर्क है कि इससे कंपनियां लोगों को काम पर रखने से डरेंगी नहीं, लेकिन ट्रेड यूनियनें इसे ही हायर एंड फायर कह रही हैं। और इसमें हड़ताल को लेकर भी कुछ नियम बदले हैं। हाँ, और ये भी एक बड़ा बदलाव है। अब किसी भी इंडस्ट्री में हड़ताल करने के लिए 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा। हर इंडस्ट्री में? हर इंडस्ट्री में। पहले ये नियम सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे बिजली, पानी पर लागू था, अब ये सब पर लागू है। इससे अचानक होने वाली हड़तालें, जिन्हें फ्लैश स्ट्राइक्स कहते हैं, वो लगभग नामुमकिन हो जाएंगी। ठीक है। अब तीसरा कोड है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसमें क्या नया और महत्वपूर्ण है? ये कोड वाकई एक ऐतिहासिक कदम है, खासकर आज के दौर के लिए। पहली बार भारत में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। मतलब ज़ोमैटो, उबर, स्विगी वाले लोग? बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो इन कंपनियों के लिए काम करते हैं। अब तक ये किसी भी कानून के दायरे में नहीं आते थे। इन्हें पार्टनर या स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता था। इस कोड के तहत उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा, जिसमें एग्रीगेटर कंपनियां यानी उबर और ज़ोमैटो जैसी कंपनियां अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% का योगदान देंगी। ये तो वाकई एक बड़ा कदम है। और चौथा और आखिरी कोड, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस या OSH कोड 2020। ये कोड काम करने की जगहों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा है। इसमें कई कानूनों को एक में मिला दिया गया है। इसके 2 मुख्य प्रावधान हैं। एक निश्चित उम्र से ज्यादा के कर्मचारियों के लिए सालाना हेल्थ चेकअप अनिवार्य किया गया है,
और दूसरा, महिलाओं को उनकी सहमति और जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ रात के शिफ्ट में भी काम करने की इजाजत दी गई है, जो पहले कई सेक्टर्स में प्रतिबंधित था। तो अब अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो इस पर बहस के दोनों पक्ष क्या हैं? सरकार और इंडस्ट्री इसे क्यों अच्छा बता रहे हैं और ट्रेड यूनियनें क्यों विरोध कर रही हैं? बिल्कुल, इसका क्रिटिकल एनालिसिस जरूरी है। सरकार और इंडस्ट्री का कहना है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। 29 कानूनों की जगह 4 कोड, एक सिंगल लाइसेंस, एक सिंगल रिटर्न, इससे कंप्लायंस का बोझ कम होगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट से औपचारिक रोजगार बढ़ेगा और विदेशी निवेश आएगा। उनका कहना है कि पुराने कानून इतने सख्त थे कि कंपनियां लोगों को काम पर रखने से ही डरती थीं। और आलोचकों का क्या कहना है? वहीं आलोचक, खासकर ट्रेड यूनियन, इसे कॉर्पोरेट समर्थक और एंटी वर्कर बता रही हैं। उनका कहना है कि 300 वाली सीमा से नौकरी की सुरक्षा खत्म हो जाएगी, हड़ताल करने का अधिकार लगभग छिन जाएगा और सुरक्षा मानकों की निगरानी भी कमजोर होगी। जी, क्योंकि अब इंस्पेक्टर्स को फैसिलिटेटर्स बना दिया गया है, जिनका काम सजा देना नहीं बल्कि सलाह देना होगा। ये एक तरह से भारत के आर्थिक मॉडल में एक वैचारिक बदलाव है, वेलफेयर से मार्केट ड्रिवन फ्लेक्सिबिलिटी की ओर। एक तरफ देश के अंदर लेबर लॉ बदल रहे हैं तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर चिंता की खबर है। हमारा व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जी, अक्टूबर 2025 के आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं। भारत का ट्रेड डेफिसिट यानी हमारे आयात और निर्यात के बीच का अंतर रिकॉर्ड $41.68 बिलियन पहुंच गया है। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरे की घंटी है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं, एक हमारी तरफ से और एक दुनिया की तरफ से। वो 2 कारण क्या हैं? सबसे पहले हमारी तरफ से क्या हुआ? पहला और सबसे बड़ा कारण है सोने का आयात, गोल्ड इंपोर्ट। अक्टूबर में सोने का आयात लगभग 200%, 200% बढ़कर $14.7 बिलियन हो गया। 200%? जी। इसकी 2 वजहें हैं। एक तो त्योहारी सीजन यानी धनतेरस और दिवाली की परंपरागत मांग, और दूसरी जो ज्यादा चिंताजनक है वो है जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता। अच्छा। जब दुनिया में जंग या तनाव का माहौल होता है तो निवेशक स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर सोने में लगाते हैं, क्योंकि उसे एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। तो ये बढ़ता गोल्ड इंपोर्ट सिर्फ त्योहार का संकेत नहीं बल्कि वैश्विक अस्थिरता का भी संकेत है। और दूसरा कारण जो हमारे निर्यात से जुड़ा है, हमारे एक्सपोर्ट्स क्यों गिरे हैं? दूसरा बड़ा कारण है हमारे निर्यात में 11.8%, 11.8% की गिरावट। और इसका एक बड़ा कारण है अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर लगाया गया 50% का भारी भरकम टैरिफ। 50%? हाँ, ये एक तरह का ट्रेड वॉर है। इस टैरिफ की वजह से हमारे टेक्सटाइल, जेम्स और ज्वेलरी जैसे सेक्टर जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, वो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हमारा सामान अमेरिकी बाजार में वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों के मुकाबले बहुत महंगा हो गया है, जिससे हमारे ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। इसका हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर यानी मैक्रो इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? ये करंट अकाउंट डेफिसिट CAD क्या होता है? इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? बिल्कुल। CAD को एक घर के बजट की तरह समझिए। अगर आपके घर के खर्चे, खासकर विदेशी सामान पर, आपकी कमाई से बहुत ज्यादा हैं, तो आप घाटे में हैं। ठीक है। देश के स्तर पर इसी को करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। जब हमारा आयात यानी खर्च हमारे निर्यात यानी कमाई से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हमारा CAD बढ़ता है। इस घाटे को पूरा करने के लिए हमें डॉलर में उधार लेना पड़ता है या अपने विदेशी मुद्रा भंडार को खर्च करना पड़ता है, जिससे रुपए की कीमत गिर सकती है। बिल्कुल। इससे बाजार में डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपए की कीमत गिरती है, यानी महंगाई बढ़ने का खतरा, विदेशी निवेश के बाहर जाने का खतरा और हमारी अर्थव्यवस्था की रेटिंग गिरने का खतरा। अब चलते हैं जोहान्सबर्ग, जहां G20 समिट हो रही है। पहली बार अफ्रीका की धरती पर हो रहे समिट में भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ के एक स्वाभाविक लीडर के तौर पर पेश किया है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी ने जोहान्सबर्ग में 6 प्रस्तावों का एक एजेंडा रखा है, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ यानी विकासशील दुनिया की जरूरतों और आकांक्षाओं पर फोकस करता है। ये प्रस्ताव दिखाते हैं कि भारत अब सिर्फ अपने हितों की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक ग्लोबल एजेंडा सेट कर रहा है। ये 6 प्रस्ताव क्या हैं? क्या हम इन्हें कुछ थीम में बांट सकते हैं? हाँ, इन्हें 3 मुख्य थीम में बांटा जा सकता है: आधुनिक सुरक्षा, मानवीय विकास और तकनीकी सहयोग। पहली थीम यानी आधुनिक सुरक्षा में पहला प्रस्ताव है ड्रग्स आतंकवाद के गठजोड़ का मुकाबला।
प्रधानमंत्री ने फेंटनिल जैसे खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स के फैलाव को रोकने और नशीले पदार्थों से होने वाली टेरर फाइनेंसिंग को खत्म करने के लिए एक G20 पहल का प्रस्ताव रखा। ये एक 21वीं सदी का खतरा है जिससे कोई देश अकेले नहीं लड़ सकता। और दूसरी थीम मानवीय विकास। इस थीम में 2 बड़े आइडिया हैं। एक है G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव। ये एक ट्रेन द ट्रेनर मॉडल है जिसका लक्ष्य अफ्रीका में अगले 10 सालों में 10 लाख सर्टिफाइड ट्रेनर तैयार करना है। ये चीन के BRI का एक तरह से जवाब है? आप कह सकते हैं ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक रणनीतिक जवाब है। चीन अफ्रीका में कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, भारत ह्यूमन कैपिटल यानी इंसानी क्षमता बनाने की बात कर रहा है। इसी थीम में दूसरा प्रस्ताव है ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम। भविष्य की महामारियों और आपदाओं के लिए G20 देशों के मेडिकल एक्सपर्ट्स की एक रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स बनाने का प्रस्ताव ताकि मदद तुरंत पहुंच सके। और तीसरी थीम तकनीकी सहयोग, उसमें क्या प्रस्ताव है? इसमें 3 प्रस्ताव हैं। पहला, ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी। ये भारत के TKDL जैसा है? हाँ, भारत की ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL की तर्ज पर दुनिया के पारंपरिक ज्ञान जैसे आयुर्वेद और हर्बल दवाएं को डिजिटाइज और साझा करना ताकि बड़ी कंपनियां इसका गलत इस्तेमाल या पेटेंट न कर सकें। दूसरा, ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप ग्लोबल साउथ के देशों के साथ कृषि, मौसम की भविष्यवाणी और आपदा प्रबंधन के लिए सैटेलाइट डेटा साझा करना। और तीसरा, क्रिटिकल मिनरल सर्कुलरिटी इनिशिएटिव लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिजों की सप्लाई चेन में चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए रिसाइकलिंग और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। G20 के मंच पर एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। भारत ने 2 पश्चिमी ताकतों ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ मिलकर एक नया त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया है। ये काफी अहम लगता है, खासकर कनाडा के साथ हालिया तनाव को देखते हुए। जी, G20 के साइडलाइन पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप यानी ACITI पार्टनरशिप बनी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है और ये भारत की परिपक्व होती विदेश नीति को दिखाता है। इसका रणनीतिक महत्व क्या है? 5 आइज अलायंस से इसका क्या कनेक्शन है? इसका महत्व यह है कि भारत 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस के 2 प्रमुख सदस्यों ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ सीधे एक टेक्नोलॉजी अलायंस में जुड़ रहा है। 5 आइज, ये तो काफी बड़ा इंटेलिजेंस ग्रुप है। जी, ये दुनिया का सबसे पुराना और शक्तिशाली खुफिया गठबंधन है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। कनाडा के साथ हालिया राजनीतिक तनाव के बावजूद ये पार्टनरशिप दिखाते हैं कि भारत राजनीतिक मुद्दों को आर्थिक और तकनीकी सहयोग से अलग रखने की क्षमता रखता है। मतलब एक मैच्योर फॉरेन पॉलिसी का संकेत है। बिल्कुल, ये एक संदेश है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर बहुपक्षीय साझेदारी करेंगे, भले ही द्विपक्षीय मतभेद हों। और इस ACIT पार्टनरशिप के फोकस क्षेत्र क्या होंगे? ये किन एरियाज में मिलकर काम करेंगे? 3 मुख्य फोकस क्षेत्र हैं। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, जिसमें नागरिक सेवाओं जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए AI के इस्तेमाल और उसके गवर्नेंस पर काम होगा। दूसरा, क्लीन एनर्जी, विशेषकर ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज जैसी टेक्नोलॉजी पर सहयोग, जो हमारे 2070 के नेट जीरो टारगेट के लिए जरूरी हैं। और तीसरा, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, यानी सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए ऐसी सप्लाई चेन्स बनाना जो चीन जैसे किसी एक देश पर निर्भर ना हो। ये क्वाड की तरह ही चीन पर निर्भरता कम करने की एक और कोशिश है। अब बात करते हैं पर्यावरण की। ब्राजील के बेलेम में हुई COP30 समिट खत्म हो गई है। हर साल की तरह इस साल भी बहुत उम्मीदें थीं। क्या दुनिया जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एकजुट हो पाई या फिर नतीजा ढाक के 3 पात रहा? इस समिट का नतीजा बेलेम पॉलिटिकल पैकेज या ग्लोबल मुतिराओ के रूप में सामने आया है। मुतिराओ एक पुर्तगाली शब्द है जिसका मतलब है सामूहिक प्रयास। जी, लेकिन इस सामूहिक प्रयास में कुछ सफलता मिली और कुछ बड़ी असफलता। ये एक मिला-जुला नतीजा है। तो सफलता क्या रही खासकर विकासशील देशों के लिए, और असफलता क्या? सफलता विकासशील देशों के लिए एक बड़ी जीत है।
एडेप्टेशन फाइनेंस को 2035 तक 3 गुना करने पर सहमति बन गई है। एडेप्टेशन फाइनेंस ये वो पैसा होता है जो गरीब और विकासशील देशों को क्लाइमेट चेंज के प्रभावों जैसे बाढ़, सूखा, समुद्री जल स्तर का बढ़ना से निपटने में मदद करता है। ये एक पुरानी मांग थी जो अब जाकर पूरी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी असफलता ये रही कि जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करने यानी चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह खत्म करने के किसी भी स्पष्ट रोड मैप पर सहमति नहीं बन पाई। अच्छा, तो फेज आउट पर बात नहीं बनी? नहीं, सऊदी अरब और दूसरे तेल उत्पादक देशों ने इसका कड़ा विरोध किया, तो हम फेज डाउन पर ही अटके रहे। इस समिट में भारत के लिए क्या कोई अच्छी खबर थी? हमारी कूटनीति कितनी सफल रही? हाँ, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत जरूर हुई। भारत यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM जैसे एक तरफा व्यापार उपायों का लगातार विरोध करता रहा है। भारत का कहना है कि ये संरक्षणवाद का एक नया रूप है। फाइनल टेक्स्ट में भारत की इस चिंता को जगह दी गई और ये कहा गया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाए गए कोई भी कदम भेदभावपूर्ण नहीं होने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनावश्यक बाधा नहीं बनने चाहिए। ये CBAM जैसे उपायों पर एक अप्रत्यक्ष टिप्पणी है। दुनिया की चिंता अपनी जगह है, लेकिन हमारे अपने घर दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। इस पर क्या अपडेट है? क्या सरकार के उपाय काम कर रहे हैं? दिल्ली की हवा गंभीर यानी सीवियर श्रेणी में बनी हुई है, जो सबसे खतरनाक स्तर है। इसे देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GARP को और सख्त कर दिया है। मतलब GRP का स्टेज 3 लागू हो गया है? जी, पूरी तरह से लागू कर दिया गया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन पर रोक, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर रोक और अब 50% सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम जैसे कड़े नियम शामिल हैं। लेकिन ये तो सब आपातकालीन उपाय हैं, जब स्थिति बहुत खराब हो जाती है। क्या हम इस समस्या की असली जड़ पर काम कर रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ बैंडेड सॉल्यूशंस हैं। एक हालिया रिपोर्ट ने असली जड़ की ओर इशारा किया है। रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में 35 थर्मल पावर प्लांट में से 15 अभी भी बिना फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD टेक्नोलॉजी के चल रहे हैं। FGD टेक्नोलॉजी? हाँ, ये टेक्नोलॉजी चिमनियों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस को रोकती है। सोचिए, ये चिमनी के मुंह पर लगा एक फिल्टर है जो जहरीली सल्फर गैस को हवा में जाने से पहले ही पकड़ लेता है। जब ये SO2 हवा में मौजूद नमी और दूसरे कणों से मिलती है तो ये खतरनाक PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर बनाती है, जो दिल्ली के प्रदूषण का एक बहुत बड़ा और अनदेखा कारण है। मतलब पराली पर तो सब बात करते हैं, पर इन पावर प्लांट्स पर चुप्पी है। बिल्कुल। अब देश की आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं। दिल्ली के लाल किले में हुए कार ब्लास्ट की जांच ने एक नए और बेहद खतरनाक ट्रेंड का खुलासा किया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। जी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की जांच से पता चला है कि ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म का एक क्लासिक मामला है। ये एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड है, क्योंकि ये आतंकवाद के हमारे पुराने प्रोफाइल को चुनौती देता है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म, इसका क्या मतलब है? ये सामान्य आतंकवाद से कैसे अलग है? इसका मतलब है कि इस आतंकी मॉड्यूल में जो लोग पकड़े गए हैं वो कोई अनपढ़ गरीब या मदरसों में पढ़े गुमराह युवक नहीं, बल्कि हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBAs। अच्छा। इनमें से कई फरीदाबाद की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। ये वो लोग हैं जो समाज की मुख्य धारा का हिस्सा लगते हैं, जिनके पास अच्छी नौकरी है, अच्छा परिवार है, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक खतरनाक विचारधारा से प्रेरित होकर आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। यह आतंकवाद का एक नया प्रोफाइल है जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस मॉड्यूल का नेटवर्क और काम करने का तरीका कैसा था? यह मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद JEM से प्रेरित था, लेकिन काफी हद तक स्वतंत्र रूप से एक सेल्फ रेडिकलाइज्ड सेल की तरह काम कर रहा था। मतलब इनके हैंडलर्स बाहर बैठे थे? जी, इसके हैंडलर अफगानिस्तान और POK में बैठे हैं। ये लोग एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे।
आईईडी बनाने के निर्देश इन्हें ऑनलाइन एक DIY किट की तरह मिलते थे और इन्होंने हथियारों की खरीद भी की थी। जांच में पता चला कि एक AK-47 राइफल 5 लाख रुपए में खरीदी गई थी। इसका रणनीतिक खतरा क्या है? ये पुराने आतंकी मॉडलों से अलग कैसे है? ये लीडरलेस जिहाद या फ्रेंचाइज टेररिज्म की ओर इशारा करता है। इसमें कोई एक बड़ा लीडर या एक स्पष्ट कमांड स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि विचारधारा डिजिटल रूप से फैलती है। लोग ऑनलाइन कट्टरपंथी बनते हैं और छोटे छोटे सेल बनाकर खुद ही हमले की योजना बनाते हैं। इन्हें पारंपरिक खुफिया तरीकों जैसे जमीनी मुखबिरों या फोन टैपिंग से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये समाज में छिपे होते हैं और इन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन होता है। आतंकवाद के साथ साथ अवैध आप्रवासन और सीमा पार से हथियारों की तस्करी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस पर क्या नए डेवलपमेंट्स हैं? बिल्कुल, इस पर भी 2 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं। पहला उत्तर प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो अपने अपने जिलों में अवैध अप्रवासियों, खासकर बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक अभियान चलाएं। और उनके लिए डिटेंशन सेंटर्स भी बनाने को कहा है। जी, और उनके लिए अस्थायी हिरासत केंद्र यानी डिटेंशन सेंटर्स बनाने की तैयारी करें। ये NRC को लेकर चल रही बहस को एक नया आयाम देता है। दूसरा डेवलपमेंट है दिल्ली से, जहां पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है जो ड्रोन का उपयोग करके पाकिस्तान से पंजाब और दिल्ली में हथियार जैसे तुर्की की बनी जिगाना पिस्टल की तस्करी कर रहा था। ड्रोन से? हाँ, ड्रोन से। इसके तार अमेरिका में बैठे गैंगस्टर सोनू खत्री और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हैं। ये आतंकवाद और संगठित अपराध के खतरनाक गठजोड़ नेक्सस का एक स्पष्ट उदाहरण है। अब नजर डालते हैं आज के 2 महत्वपूर्ण संपादकीय विश्लेषणों पर, जो हमारे समाज और शासन की गहरी परतों को खोलते हैं। पहला लेख पूर्व वित्त मंत्री P. चिदम्बरम का है, जो मीडिया की आज़ादी पर एक गंभीर सवाल उठाते हैं। जी, द इंडियन एक्सप्रेस में P. चिदम्बरम ने एक बहुत ही तीखा लेख लिखा है। वो प्रधानमंत्री के एक हालिया भाषण से शुरू करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी का विरोध करने वाले इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक रामनाथ गोयनका की तारीफ की। चिदम्बरम कहते हैं कि एक विडंबना है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री इमरजेंसी के दौर की सेंसरशिप की आलोचना करते हैं और दूसरी तरफ आज मीडिया की हालत शायद उससे भी ज्यादा खराब है। ऐसा वो क्यों कहते हैं? उनका मुख्य तर्क ये है कि इमरजेंसी की सेंसरशिप कानूनी थी, खुली थी, सबको पता था कि सेंसरशिप लगी है, लेकिन आज की सेंसरशिप अदृश्य, इनविजिबल है, जो किसी कानून से नहीं बल्कि डर के माहौल से लागू होती है। डर? किस चीज का डर? ED, CBI की रेड का डर, सरकारी विज्ञापन खोने का डर, झूठे मुकदमों का डर। उनका कहना है कि लोकतंत्र के लिए असहमति की अजीब आवाज़, स्ट्रेंज वॉइस, बहुत ज़रूरी है, भले ही वो हमें सुनने में अच्छी ना लगे। इसे चुप कराने से एकता नहीं, बल्कि एक खतरनाक चुप्पी पैदा होती है जो अंदर ही अंदर सड़न को छुपाती है। और दूसरा लेख तवलीन सिंह का है, जो शासन में औपनिवेशिक मानसिकता की बात करती हैं। ये भी एक बहुत दिलचस्प एंगल है। द इंडियन एक्सप्रेस में ही तवलीन सिंह लिखती हैं कि हमारी सरकार बहुत चुनिंदा रूप से उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म का विरोध करती है। मैकाले की शिक्षा प्रणाली की तो दिन रात आलोचना होती है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया जाता है। लेकिन जो असली औपनिवेशिक ढांचा है वो वैसा का वैसा ही है। बिल्कुल। ब्रिटिश राज के समय की जो असली औपनिवेशिक शासन संरचनाएं हैं, उन्हें आज भी बड़े चाव से सहेज कर रखा गया है। उनका मुख्य तर्क है कि असली औपनिवेशवाद VIP कल्चर है, जैसे आज भी सांसदों या मंत्रियों के आने पर अधिकारियों का लाइन में खड़े होकर स्वागत करना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आलीशान बंगले और उनके आगे पीछे घूमते अर्दिली, और वो माई बाप वाली नौकरशाही, जहां अधिकारी खुद को जनता का सेवक नहीं बल्कि शासक समझते हैं। सही बात। उनका सार ये है कि असली डीकोलोनाइजेशन सड़कों का नाम बदलने से नहीं, बल्कि शासक और शासित के बीच की इस दूरी को खत्म करने से होगा। चलिए, अब इतनी गहरी चर्चा के बाद जल्दी से कुछ जरूरी फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं, जो सीधे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल। पहला, आर्टिकल 240 ये राष्ट्रपति को अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और पुदुचेरी के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। 131वां संशोधन इसमें चंडीगढ़ को जोड़ना चाहता है। दूसरा, ACIT पार्टनरशिप, यह भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
स्वच्छ ऊर्जा और सप्लाई चेन पर एक त्रिपक्षीय साझेदारी है। तीसरा, ग्लोबल म्यूटेरो। ग्लोबल म्यूटेरो यह COP30 बेलिम के परिणाम दस्तावेज का नाम है, जिसका पुर्तगाली में अर्थ है सामूहिक प्रयास। चौथा, अल फलाह यूनिवर्सिटी। जी, फरीदाबाद में स्थित है और लाल किला ब्लास्ट टेरर मॉड्यूल से संबंधों के लिए जांच के दायरे में है। और कुछ और जरूरी फैक्ट्स। पांचवा, फेंटेनिल। यह एक बेहद खतरनाक सिंथेटिक ओपियोइड है, हेरोइन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली। इसका जिक्र पीएम मोदी ने G20 में ड्रग्स आतंकवाद के गठजोड़ के एक प्रमुख घटक के रूप में किया। छठा, सेक्शन 13B RPA 1950। सेक्शन 13B रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 यह बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs की नियुक्ति का प्रावधान करता है। सातवां, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। यह गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को परिभाषित करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला भारतीय कानून है। आठवां, FGD फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को हटाने के लिए थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। नौवां, फाइव आइज। ये अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एक खुफिया गठबंधन है। और 10वां, ऑपरेशन सिंदूर। इसका उल्लेख संपादकीय में एक ऐतिहासिक सैन्य संदर्भ के रूप में किया गया था। अब बारी है ज्ञान को परखने की। मीन्स के लिए कुछ सवाल और फिर एक छोटी सी क्विज। मेंस के लिए पहला सवाल GS पेपर 2 पॉलिटी से है। भारत का संविधान एक सममित संघवाद सिमेट्रिक फेडरलिज्म की परिकल्पना करता है, फिर भी केंद्र शासित प्रदेशों का शासन एक जटिल विषमता कॉम्प्लेक्स एसिमेट्री प्रस्तुत करता है। प्रस्तावित 131वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के आलोक में केंद्र यूटी संबंधों की बदलती प्रकृति और पंजाब जैसे राज्यों के संघीय दावों पर इसके प्रभाव पर चर्चा करें 250 शब्दों में। और दूसरा सवाल GS पेपर 3 इकोनॉमी से। श्रम सुधार एक दोधारी तलवार हैं जो औद्योगिक लचीलेपन इंडस्ट्रियल फ्लेक्सिबिलिटी को सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी के साथ संतुलित करते हैं। हायर एंड फायर बहस और गिग इकोनॉमी के औपचारिकरण फॉर्मलाइजेशन ऑफ द गिग इकोनॉमी के संदर्भ में 4 श्रम संहिताओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें 250 शब्दों में। अब एक एथिक्स केस स्टडी GS पेपर 4 पर भी विचार करते हैं। मान लीजिए आप पश्चिम बंगाल के एक जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। चुनाव आयोग ने सख्त समय सीमा के साथ चुनावी सूचियों के SIR का आदेश दिया है। BLO के रूप में तैनात शिक्षक अत्यधिक काम के दबाव के कारण विरोध कर रहे हैं और हाल ही में एक BLO ने इसी दबाव का हवाला देते हुए आत्महत्या कर ली है। राज्य सरकार EC के आदेश की आलोचना कर रही है, जबकि EC समय पर काम पूरा करने पर जोर दे रहा है। आपकी दुविधा, आप EC के प्रति अपने संवैधानिक कर्तव्य को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की भलाई के प्रति नैतिक जिम्मेदारी के साथ कैसे संतुलित करेंगे? ये एक बहुत ही मुश्किल और यथार्थवादी स्थिति है। इसका एक आदर्श अप्रोच क्या होना चाहिए? इसका एक स्ट्रक्चर्ड और मानवीय अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले तत्काल कार्रवाई। मृतक के परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिलकर संवेदना व्यक्त करें और मुआवजे की प्रक्रिया में कोई देरी न हो, ये सुनिश्चित करें। ठीक है। दूसरा, संचालन में राहत, ऑपरेशनल रिलीफ। काम के बोझ की तुरंत समीक्षा करें। BLOs की मदद के लिए ब्लॉक कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित करें ताकि उनका डेटा एंट्री का बोझ कम हो। तीसरा, प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी CEO को जमीनी हकीकत और मानवीय लागत से लिखित में अवगत कराएं और समय सीमा बढ़ाने या अतिरिक्त मैन पावर का अनुरोध करें। और सबसे जरूरी, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, नैतिक नेतृत्व, एथिकल लीडरशिप। एक सर्कुलर जारी करें जिसमें सभी कर्मचारियों को आश्वासन दिया जाए कि वास्तविक देरी के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके मानसिक स्वास्थ्य को सांख्यिकीय लक्ष्यों पर प्राथमिकता दी जाएगी। एक अच्छा प्रशासक जानता है कि सहानुभूति की कब्र पर दक्षता का निर्माण नहीं किया जा सकता। बहुत बढ़िया। अब 3 आसान सवाल हमारी क्विज के लिए। सवाल नंबर 1, 131वां संशोधन विधेयक चंडीगढ़ को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लाने का प्रयास करता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 240 आर्टिकल 240। सवाल नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत के बीच नई त्रिपक्षीय साझेदारी का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर है
ACIIT, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। और आखिरी सवाल, 4 नई श्रम संहिताएं कितने पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों की जगह लेती हैं? इसका जवाब है 2929। तो आज के हमारे विश्लेषण के की टेकअवेज क्या हैं? पहला, चंडीगढ़ से जुड़ा 131वां संशोधन बिल जो केंद्र राज्य संबंधों और संघवाद की पूरी बहस को फिर से परिभाषित कर सकता है। दूसरा, 4 नए लेबर कोड्स का लागू होना जो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव है, जिसके फायदे और नुकसान दोनों पर लंबी बहस चलेगी। तीसरा, G20 में भारत के 6 प्रस्ताव जो ग्लोबल साउथ के लिए भारत के बढ़ते विजन और नेतृत्व को दिखाते हैं। और चौथा, व्हाइट कॉलर टेररिज्म का नया और उभरता खतरा जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो यूपीएससी को। 299 मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।